अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज हमने देखा कि PMLN के कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने भी जो गुफ्तगू की है वो भी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुहासबा होना चाहिए उन किरदारों का जिन्होंने मुल्क को इस हाल तक पहुँचाया। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो के भी जो निश्तर हैं वो ज़रा तुंदो तेज़ होते चले जा रहे हैं और वो भी खुल के अब अटैक कर रहे हैं PMLN पर, मियां नवाज शरीफ साहब पर। उन्होंने फिर से उन्हें सिलेक्टेड होने का दावा जो एक टैग है वो उनके साथ करना शुरू कर दिया है। ये सारा मामला अब क्या आने वाले दिनों में ज़्यादा हम देखेंगे तुंदोदेज़ बयानात का, और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब की मुश्किलात अभी हल नहीं होती नज़र आ रही। स्टिल वो अभी तक कैद की मुसीबत झेल रहे हैं। क्या उनके पीछे वजूहात है, ये भी बात करेंगे। आज मरियम नवाज साहिबा ने भी जलालपुर जट्टा में एक वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया है, तो बाकायदा अब ऐसा लग रहा है कि PMLN भी एक दोबारा से अवामी राब्ता मुहिम स्टार्ट कर रही है और दोबारा से मैदान में निकलने के लिए तैयार है। साथ साथ मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ उनकी मुलाकातें भी हुई हैं, कहीं पे इंतखाबी इत्तेहाद और कहीं पर इल्हाक की बात हो रही है, सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है। क्या आगे स्ट्रैटेजी है, इसके ऊपर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। आज खास तौर पर इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब ताउल्ला तारड़ साहब, जो कि आपको मालूम है कि बड़े ही राइट हैंड हैं इस वक्त PMLN में, बड़े सीनियर पोजीशन पर हैं और जिस तरह से आप कह सकते हैं कि हमें पॉलिसी के हवाले से PMLN की बेहतर तौर पे गाइड कर सकेंगे। तो तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ आज मौजूद हैं और आपसे हम ख़ास तौर पर जो PMLN की सरगर्मियाँ हैं उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, जलालपुर जट्टा में आज खिताब किया मरियम नवाज़ ने और रिस्पांस वहाँ पर आपको कैसा लगा, और क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो नशस्तें हैं वो कंफर्टेबली PMLN जीत सकती है? बहुत शुक्रिया जी मधु करने का। देखिए, बात ये है कि हर सियासी जमात को टाइमिंग का ख्याल रखना होता है कि वो किस टाइम पे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे कायद की वापसी हुई और एक बहुत बड़ा जलसा हुआ मीनार पाकिस्तान पर, और उसके बाद हमने जो इंतखाबात के हवाले से तैयारी है वो शुरू कर दी। पार्लिमानी बोर्ड का इजलास रोजाना की बुनियादों पर हो रहा है, जिसमें मुख्तलिफ डिवीजन से टिकट होल्डर्स को बुलाया जाता है, उम्मीदवारों को बुलाया जाता है, उनके इंटरव्यूज होते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा कि बलूचिस्तान का दौरा हुआ, इलेक्टेबल से मुलाकातें हुई, सिंध का दौरा हुआ, MQM से मुलाकातें हुई, MQM का वक्त लाहौर आया, KPK के हवाले से बात हो रही है, जहांगीर तरीन साहब से मुलाकातें हो रही हैं। तो देखिए, लीडिंग अप टू द इलेक्शन हम तमाम वो ठीक मूव्स खेल रहे हैं जो कि खेलना बनती थी। और अब जो यूथ कन्वेंशन का सिलसिला शुरू हुआ है, आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक शानदार यूथ कन्वेंशन किया जलालपुर जट्टा में, जो जलसे में तब्दील हो गया। और मैं ये समझता हूँ कि गुजरात में हमेशा हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है और ये जलालपुर जट्टा की सीटें भी हम जीतते रहे हैं, गुजरात की भी जीतते रहे हैं। और अगर अभी हमारा इत्तेहाद होता है PMLQ के साथ तो उसमें मजीद बेहतरी आएगी चीजों के अंदर, और गुजरात शहर वाली सीटों पर भी। साहब, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी, तमाम आप लोगों के जो रहनुमाएंगे आके कहते हैं कि आप लोग 2/3 अक्सरियत ले सकते हैं, बड़ी आसानी से हुकूमत बना सकते हैं। फिर ज़रूरत क्या पेश आ रही है कि छोटी छोटी जमातों के साथ आप इत्तेहाद करें या सीट एडजस्टमेंट करें? उसकी ज़रूरत क्यों महसूस कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हालात अच्छे हैं और हम एक अच्छा मुकाबला इलेक्शन में करेंगे, मगर हिफ्ज़े मातकद्दम ये ज़रूरी होता है कि स्पेशली सिंध के अंदर, स्पेशली बलूचिस्तान के अंदर दूसरी जो दीगर जमातें हैं उनसे जो है वो एक अलायंस फॉर्म किया जाए ताकि सीट एडजस्टमेंट हो सके। जहाँ पे उनके मजबूत उम्मीदवार हैं वहाँ पे हम उनको सपोर्ट करें, जहाँ हमारे हैं वो हमें सपोर्ट करें। तो मैं ये समझता हूँ कि हमेशा बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा रहती है सियासत के अंदर, और अल्लाह करे इंशाल्लाह मुझे हालात साजगार नजर आती हैं कि हम अगर सादा अक्सरियत हासिल करते हैं तो उसको आगे बढ़ाने के लिए और एक मजबूत हुकूमत करने के लिए ये जरूरी है कि उसकी तैयारी अभी से की जाए। PMLN का मुकाबला है किसके साथ? देखिए, अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर फिलहाल तो मुझे चंद सीटों पे IPP और चंद जनूबी पंजाब की सीटों पर कहीं कहीं पीपल्स पार्टी से मुकाबला नजर आता है, मगर इसके अलावा मैं नहीं समझता कि हमारा पंजाब के अंदर इस वक्त मुकाबला है। और देखिए, इसमें जो तरीके इंसाफ बनाई गई थी 2017 में, इधर उधर के लोग तोड़ के, हमारी पार्टी तोड़ के, दीगर जमातों से लोगों की आर्म ट्विस्टिंग करके उनको शामिल करवाया गया था, जितनी तेजी से वो बनी थी उतनी तेजी से वो टूटी है।
और इसमें दोष किसी का नहीं है, दोष इमरान खान का है कि जिसने अपने मुखलिस साथी, जिसमें जहांगीर तरीन शामिल थे, अलीम खान शामिल थे, जो ग्रास रूट लेवल की सियासत करते थे, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को शामिल करवाया तहरीक इंसाफ में, उन पे पर्चे करवाए गए, उनकी बेटियों पे पर्चे करवाए गए, उनको पार्टी से बेदखल किया गया और अपने आप को उन्होंने सराउंड किया उन लोगों के साथ जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। आज शहजाद अकबर कहाँ पे है, आज शहबाज गिल कहाँ पे है, जो सियासी सोच रखने वाले लोग थे उनको इमरान खान साहब ने खुद निकाला। तो अब अगर उनकी पार्टी टूट फूट का शिकार है तो इसमें कसूर सिर्फ इमरान खान का है, क्योंकि ये वो फसली बटेरे थे जो किसी एक जमात में कभी टिकते नहीं हैं। तो तारड़ साहब, ये ग्राउंड जो ग्रास रूट लेवल सियासतदान है, इनको कितनी पार्टी सियासत आप सीट एडजस्टमेंट करेंगे इनके साथ, कितनी सीटों पे आईपीपी के साथ? देखिए, ये अब बातचीत जारी है और देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। अभी बहुत कबल अज़ वक्त होगा। और जो मैं बात कर रहा था कि ग्रास रूट लेवल के सियासतदानों का, अब देखिए ना, हमने कितनी मुश्किलें झेली। ना राना सनाउल्लाह ने पार्टी छोड़ी, ना एहसन इकबाल ने पार्टी छोड़ी, ना साद रफीक ने पार्टी छोड़ी, ना देखिए पूरी फहरिस्त है उन लोगों की जो जेलों में थे। ये जो फसली बटेरे हैं जो मुख्तलिफ जमातों में आने जाने के आदी हैं और जिनको सब आपकी जमानतें हुई और आपको अदालत के बाद दूसरे केसेस में नहीं उठाया गया ना, वो ये आपका तकाबुर उनके साथ वो नहीं है। हम सियासी बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, आईपीपी के साथ आपकी एडजस्टमेंट जो फ्यूचर है इलेक्शन में, हजूर अगर फ्यूचर में आईपीपी को आपने एडजस्ट करना है और बाकी चीज़ों को भी एडजस्ट करना है तो इस मुल्क में अपोजिशन किसने करनी है? और ये बात अगर आप ये फरमा रहे हैं कि जब तक देखें तहरीक इंसाफ को, ठीक है आप अंडरमाइन करें, दैट इज़ योर एब्सोल्यूट राइट, आपके वो राइवल है, लेकिन इंडिपेंडेंटली आप उनके साथ जो हो रहा है ये तो एक ज़बान ज़द आम बात है कि एक पार्टी को मौका नहीं मिल रहा और पंजाब में सिर्फ एक पार्टी इलेक्शन रन करी है जो आपकी पार्टी है। तो ऐसी सूरत में इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर आपका क्या ख्याल है कि सवाल नहीं उठेंगे? अगर तो आप ये समझते हैं कि कोर कमांडर हाउस पे हमला, वर्दी को जला देना और पाकिस्तान के दुश्मनों के अज़ाइम को पूरा करना, देखिए यानी अगर एक सियासी जमात दहशतगर्दी की आड़ लेती है, सियासी लिबादा ओढ़ के 9 मई के हमले को ना कोई जस्टिफाई कर सकता है ना करना चाहिए, लेकिन सियासी तौर पे पूरी पार्टी को एक इवेंट में तो मुलव्वस नहीं किया जा सकता। देखिए, जो मेजॉरिटी लोग थे, जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप थी, शहरयार अफरीदी से लेके मुराद सईद से लेके उस्मान डार से लेके यास्मीन राशिद से लेके महमूद रशीद तक, मैंने आपको पार्टी के फेसेस गिना दिए, ये तमाम मुलव्वस थे। अब इसके बाद अगर आप आगे चलें तो कौन से लोग हैं जो 97 से आइडियोलॉजिकली तहरीक इंसाफ के साथ चले थे? तमाम वो लोग जो आज पार्टियां तब्दील कर रहे हैं या आज रूपोश हैं, क्या उन्होंने जराइम नहीं किए? मुझे एक केस दिखा दें राना सनाउल्लाह की तरह का कि जहां पे किसी की गाड़ी में मंशियात का शुबा डाल के तो उसको एंटी नारकोटिक्स फोर्स की यूनिफॉर्म फोर्स ने गिरफ्तार किया। अभी भी बड़े फनी केसेस बन रहे हैं सर। फवाद चौधरी साहब ने सोफा चोरी का भी केस बन चुका है, उसको कोई जस्टिफाई नहीं करता, वो जाती थी। उस वक्त भी काबीना से आवाजें उठी और आज भी अताउल्लाह तारड़ साहब ये फरमाइएगा, आज भी उसको कोई जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन आप सियासी गुफ्तगू जो है जाती अनाज की बुनियाद पे तो नहीं कर सकते ना सर। बात ये है कि जब आप इक़्तिदार के नशे में और करप्शन की करतूत आपके ये होंगे, आप 190 मिलियन पाउंड पे बात क्यों नहीं करते? और आपने सर वो जो टर्नकोट्स हैं सारे, देखिए एक और बात बड़ी जरूरी है कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है और कहें कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका था, काबीना में बंद लिफाफा क्यों लाया गया? क्या पूरी काबीना मुलविस नहीं थी? क्या 60 अरब रुपया जो कौम का खाके की उन्होंने खरीदी थी, वो और अभी दुबई में मिले भी वही है मियां साहब से जाके। अच्छा अताउल्लाह तारड़ साहब ये फरमाइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत को लेके ये कहा जा रहा है कि वो इस वक्त जो है मुसालहत की सियासत जो है इस पे यकीन रखते हैं, और शायद जो सिंध की, आपने केपी की या बलूचिस्तान की बात की, तो मुस्लिम लीग नून जो है उस पर जो ये कहा जा रहा था कि ये शायद सूबा पंजाब तक महदूद हो गई है, तो इसलिए भी वहाँ पे लोगों से बात की जा रही है, इलेक्टेबल्स को शामिल किया जा रहा है ताकि अगले इलेक्शन में तमाम सूबों से नुमाइंदगी हो और ये कहा जा सके कि मुस्लिम लीग नून एक वफाकी जमात है। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये जो पॉलिसी है इसका इलेक्शन में आपको किस हद तक फ़ायदा होगा?
देखिए, इसका बहुत फायदा होगा। 1997 में जब मुस्लिम लीग नून ने 2/3 अक्सरियत हासिल की, तो आपको याद होगा कि सिंध में भी हमारे वजीर आला थे, बलूचिस्तान में भी अख्तर मेंगल साहब के साथ हमारा अलायंस था, और अगर आपको केपी के याद हो तो वहां पे भी हमारे वजीर आला थे। तो बात ये है कि वो एक मुशर्रफ दौर में जो 10 साल हमने डिक्टेटरशिप का सामना किया, हमारी पार्टी को तोड़ा गया और हमने बड़ा सफर किया बाकी प्रोविंसेस में, हमें वाइप आउट किया गया। अब हमने मोमेंटम गेन किया है, हमने लोगों को शामिल किया है, हम अलायंसेस बना रहे हैं पंजाब के अलावा बाकी सूबों में भी। जिस तरह हमने सिंध में बशीर मेमन साहब को सदर बनाया, केपीके के अंदर शमूलियतें जारी हैं, बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे इलेक्टेबल ज्वाइन कर रहे हैं और हमारी बातचीत जारी है। तो एक मुल्क पार्टी का एक तासुर जो है वो बन रहा है। सवाल है अता साहब, आप खुद उस सारे प्रोसेस का हिस्सा थे जब पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुए थे 20 सीटों पे, जब पीटीआई के मुनहरिफ लोगों को टिकट्स दिए गए थे, तो बहुत सारी जगहों पे मुस्लिम लीग नून के लीडरों का ये ख्याल था कि उसके हार की वजह बुनियादी ये भी है कि वो मुस्लिम लीग नून के वोटर ने दूसरे लोगों को कबूल नहीं किया। तो अब उस वक्त ये फैसला किया गया था कि मुस्लिम लीग अपने लोगों को ही टिकट देगी। अब अगर पीटीआई, अब अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ आपका इल्हाक होता है तो उन हलकों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ये सीट टू सीट डिपेंड करता है। वो जो 5 बाई इलेक्शन हम जीते थे वहां पे लोगों ने कबूल किया, कई जगहों पे कबूल नहीं किया। तो ये जो मुनहरिफीन को शामिल करके टिकट देने का मामला है, ये हर सीट के अपने डायनामिक्स हैं, हर सीट का अपना एक हिकमत अमली होगी। और मैं ये समझता हूं कि जमात इस पे खासी तवज्जो भी दे रही है, गौर भी कर रही है। तो सीट टू सीट देख के फैसला किया जाएगा, यानी एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाना मुश्किल होगा। ये हर सीट की अपनी पॉलिसी। अच्छा, ये बताइए अताउल्लाह तारड़ साहब के ये बिलावल क्यों कह रहे हैं बार बार कि आप सिलेक्शन की तरफ क्यों जा रहे हैं, आप इलेक्ट होके आए मियाँ साहब, तो वो क्यों इल्जाम लगा रहे हैं कि ये आप सिलेक्टेड, कोई आगे भी सिलेक्शन का मामला चल रहा है? देखिए, बिलावल साहब को नजर आ रहा है कि पंजाब की 141 एनए की सीटों में से उनके पास 12 पे सिर्फ उम्मीदवार हैं, और उनको ये नजर आ रहा है कि सिंध में भी उन्होंने लूज आउट किया है, केपीके में उनकी खास प्रेजेंस है नहीं, बलूचिस्तान के इलेक्टेबल पीएमएलएन की तरफ आ चुके हैं। तो बिलावल जरदारी साहब का जो एक नजरिया था कि शायद वो अगले वजीर आजम बनेंगे, वो तो पूरा होता नजर नहीं आता। तो अब उन्होंने टाइम से पहले ही धांधली का रोना शुरू कर दिया है, जो कि किसी भी सियासी जमात के लिए एक बहुत अजीब सी बात है, एक नेगेटिव कॉनोटेशन कैरी करती है कि आप टाइम से पहले ही धांधली का इल्जाम लगा दें तो आप इलेक्शन में कैसे उतरेंगे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं, लेकिन ये सिर्फ वो तो नहीं कह रहे, ये तो शाहिद खान अब्बासी भी कह रहे हैं कि ये तासुर जा रहा है, ये तो इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है, ये तो यहाँ के भी बहुत सारे सहाफ़ी कह रहे हैं। तो ये सब ने तो इलेक्शन नहीं लड़ना, लेकिन फिर भी सब ये कह तो रहे हैं कि कोई सेटलमेंट ऐसी लग रही है। शाहिद अब्बासी साहब को गालिबन पार्टी लीडरशिप से कोई इख्तिलाफात हैं और वो ये समझते हैं कि मैं शायद कोई 2-3 बयान दूंगा तो मुझे कोई मनाने आ जाएगा, तो ये मुनासिब नहीं है। उनका वो बुग़्ज़ रखते हैं एक पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ, तो वो तो ऑब्वियसली वो तो एंटी पीएमएलएन एक नैरेटिव लेके चल रहे हैं, उस पर हम तवज्जो ना देना चाहते हैं, ना उसका जवाब देना चाहते हैं। मगर अगर ये बात हो रही है तो इसकी कोई बुनियाद भी होनी चाहिए। देखिए, हमारे खिलाफ जो केसेस बने थे, और उसमें बात करना चाहता हूं कि मियां नवाज शरीफ को हटाया गया था प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च करने के लिए, और जिस तरीके से हमारी जमात को कॉर्नर किया गया और जिस तरह के केसेस बनाए गए थे, पाकिस्तान की तारीख की वाहिद मिसाल है कि मियां नवाज शरीफ का नैब का ट्रायल रोजाना की बुनियादों पे हुआ। इमरान खान का एक केस नहीं है जो रोजाना की बुनियादों पर चल रहा हो। तो ये प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च करने के नतीजे में जो हमारा इन्होंने बेड़ा गर्क किया था, तो वो कभी तो ठीक होना था। और हमारे केसेस पिछले 5 साल से अदालतों के अंदर हैं। वो जो जुल्म, ज्यादती और सर, वो लॉन्चर कौन थे जिन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया? क्या उनका भी नाम लीजिए प्लीज। नहीं, उनका बिल्कुल नाम लेंगे ही। उस वक्त की जो थी वो बड़ी क्लियरली हमारे खिलाफ थी, और इमरान खान साहब के लाडले थे वो, और इमरान खान साहब उनको प्रमोट करते थे। तो हम तो बिल्कुल समझते हैं कि उस वक्त जो भी मुक्तदर लोग थे, ये सारा उन्होंने खेल खेला था।
मिलना पुराने इत्तेहादी तो अब ये कह रहे हैं कि भाई ये तो सारा कुछ बाजवा साहब की गेम थी, उनके साथ मिल गए, वोट भी तो आप एक्सटेंशन के लिए वोट भी दिया था। मगर बात ये है और किसने कहा था कि मेरा मोहसिन है, वो इससे अच्छा आदमी दुनिया में कोई नहीं है जितनी मेरी मदद की है। देखिए इमरान खान साहब की कई स्टेटमेंट्स हैं, हमेशा से उनका यही वतीरा रहा है कि मोहसिन कुछ आदमी है और ये नहीं, उनके बयानात हैं। वैसे जब शहबाज शरीफ साहब भी प्राइम मिनिस्टर थे तो वो भी बाजवा साहब को डिफेंड भी करते थे और उनकी तारीफ भी करते थे। अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात करें तो ये आपको पता लगेगा कि इमरान खान साहब बजट पास करवाने के लिए भी फोन करवाते थे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए भी फोन करवाते थे। जब इदारा न्यूट्रल हुआ तो इमरान खान साहब अपने ही मुंह के बल गिर पड़े। तो देखिए जब आप किसी के कंधों पे चढ़ के आए हो तो फिर क्रिटिसिज्म अच्छा नहीं लगता। और ये तमाम जो पॉलिसीज तब बनी थी इमरान खान को लॉन्च करने के लिए और हमें गिराने के लिए, उन्होंने कभी तो रिवर्स होना था। जुल्म हमेशा के लिए कायम नहीं रह सकता। ठीक, अताउल्लाह तारड़ साहब, आप क्या समझते हैं कि 2024 में ये जो फरवरी में इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके बाद इतनी स्टेबल हुकूमत बनेगी जो 5 साल पूरे करे और एक तरफ मुल्क को मुआशी मुश्किल से निकाले और दूसरा जमहूरियत भी उस दौर में पनप पाएगी? देखिए बात यह है कि 4 साल में जो इस मुल्क का कबाड़ा किया गया, हम तो 2013 से जब हम आए हमने लोड शेडिंग का भी खात्मा किया, 12 मोटरवेज भी बनाए, स्कूल कॉलेज अस्पताल यूनिवर्सिटियां बन रही थी, आपकी जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज कर रही थी। फिर एक जमात आती है जो दोपहर 2 बजे उठती थी और शाम 6 बजे जो है वो छुट्टी कर जाते थे, काली एनके पहन के, ट्रैक पैंट्स पहन के। वहां पे तोशा खाना के तहफ़ डिस्कस होते थे। फरा गोगी राज करती थी। उस्मान बुज़दार को, क्योंकि उन्होंने पीएचडी की हुई थी हार्वर्ड से, उनको वज़ीर आला पंजाब लगा दिया गया, क्योंकि उससे ज्यादा आला तालीम याफ्ता और हुनरमंद और काबिल और लायक व फायक आदमी था ही नहीं पंजाब असेंबली के अंदर। तो ये बुशरा बीबी, फरा गोगी और उस्मान बुज़दार ने जो पंजाब के साथ खिलवाड़ किया है, जो अरबों रुपए लूट के खा गए हैं, कि यानी कोई छोटे से छोटा तोहफा भी नहीं छोड़ा इसको ब्लैक मार्केट में ना बेचा हो। सर वैसे इसमें आपकी पार्टी ज्यादा आगे चली जाएगी। इस तोशा खाना को छोड़ दें। जो सवाल था कि 2024 के बाद कैसी आएगी, बात करना चाहता हूँ, कैसी आएगी गवर्नमेंट, इस पे कर लें। ये तोशा खाना का तोहफा अगर मैं घर लेके जाऊं और मैं 50 ले जाऊं, 100 ले जाऊं, 200 ले जाऊं, मैं इसलिए लेके जाऊंगा कि इमरान याकूब साहब जब मेरे घर आए तो मैं इनको दिखा सकूं कि ये मुझे सऊदी वली अहद ने दिया, ये मुझे यूएई के बादशाह ने दिया, ये मुझे अमेरिका के सदर ने दिया, ये मुझे चीन के सदर ने दिया। इसको कारोबार बनाना, ब्लैक मार्केट में बेचना, उससे उसको अंडर डिक्लेयर करके उसकी कीमत कम लगवा के ब्लैक मार्केट में ऊंची कीमत पे बेच के उसके पैसे खा जाना। और ये पीरनी साहिबा को आदत पड़ गई थी कि उन्होंने ये वतीरा बना लिया था कि जितने तोहफे आते थे वो ब्लैक मार्केट में बेचती थी और उनके पैसे वो खा जाती थी। तो देखिए इस जैसी एक और मिसाल मुझे बता दें तो मैं अपना इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये भी मिसाल नहीं है, गाड़ियां तो ले ही नहीं सकते थे उस वक्त, रूल नहीं था आप लोगों के, लीडर ने गाड़ियां भी ली हैं। अंडर वैल्यू गाड़ियां लेना भी इसी ज़मरे में नहीं आएगा। अगर गाड़ी ली गई है वो रूल्स के मुताबिक ली गई है। नहीं सर, उस वक्त रूल नहीं था, गाड़ी नहीं ली जा सकती थी। गाड़ी अंडर डिक्लेयर करके ब्लैक मार्केट अंडर वैल्यू गाड़ियां लेना या कोई और चीज लेना तो फिर तो एक ही बात नहीं हुई। नहीं कतन एक बात नहीं हुई। देखिए एक है कि आप अपने जाती इस्तेमाल के लिए रूल्स के मुताबिक कीमत अदा करके एक चीज लेते हैं, एक है कि एक चीज की कीमत है 50 करोड़, आप उसकी 2 करोड़ कीमत लगवाते हैं और 1 करोड़ सुन ले एक चीज है 50 करोड़ की, आप 2 करोड़ उसकी कीमत लगाते हैं, 1 करोड़ सरकारी खजाने में जमा करते हैं, 50 करोड़ का बाहर बेचते हैं और पैसे खा जाते हैं। ये तो जो छोटे जो चोर होते हैं ना, गैंग लीडर, वो जब बैठते हैं शाम को और जो लूट मार की कमाई आपस में बांटते हैं, ये उससे भी बकरू अमल था। तो मैं नहीं समझता कि तोशा खाना बड़ी चोरी करनी चाहिए। चलिए मुझे ब्रेक की तरफ जाने में काफी देर से हमारी पेंडिंग है। एक बड़ा अहम सवाल है, जो ये अल अजीजिया केस जो है अताउल्लाह तारड़ साहब, उसका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट, देखिए अल अजीजिया के केस में जो स्टार विटनेस था वाजिद ज़िया, जब उससे पूछा गया कि अल अजीजिया स्टील मिल या हिल मेटल के साथ मियां नवाज शरीफ का कोई लिंक बनता है, तो उसने कहा कि मेरे पास कोई ऐसा दस्तावेज मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पे मैं ये साबित कर सकूं कि ये मियां नवाज शरीफ की मलकियत थी या वो बेनामीदार उनके बेटे थे या उनका कोई कभी वो डायरेक्टर रहे हो, शेयर होल्डर रहे हो, चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हो। तो मैं ये समझता हूँ कि इस केस में मेरिट नहीं है और हमें बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम मेरिट पे ये केस जीत सकेंगे।
बहुत शुक्रिया आपका अताउल्ला तारड़ साहब, आपने हमें वक्त दिया जान के लिए। वीडियो स्कैंडल से क्यों विड्रॉ कर गए अताउल्ला तारड़ साहब अब हमारे साथ नहीं है। चौधरी साहब अब ब्रेक की तरफ जाते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं और फर्दर डिस्कशन करते हैं। मजीद भी बहुत सारे अहम मामलात हैं जिनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन, और सियासी मंजरनामे पर बात हो रही है, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मिनत साहब, आज फवाद चौधरी साहब ने भी पेशी के मौके पे गुफ्तगू करते हुए ये बात कही कि अगर नवाज शरीफ साहब ने इतने साल बाद 40 साल बाद भी नामजद होकर ही आना है तो फिर क्या फ़ायदा। साथ ही उन्होंने मशवरा दिया कि फासलों को कम करना चाहिए, सूरत हाल को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहिए। आप समझते हैं कि ये काफ़ी मुनासिब बात है और थ्रू आउट वो इस पर ये बात कर रहे हैं चौधरी साहब के फासले कम किए जाएं, कशीदगी का माहौल ख़त्म किया जाए, फिर इलेक्शन की तरफ जाया जाए। मैं बिना इस बात से तो उनकी बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूँ कि फासलों को कम किया जाना चाहिए और कोई भी ज़ईशुर आदमी और मुहिब वतन पाकिस्तानी कभी भी इससे इनकार नहीं करेगा, क्योंकि जितने फासले कम होंगे, वो सियासतदानों के बाहमी फासले हों, वो सियासतदान और रियासती इदारों के फासले हों, सियासी जमातों के फासले हों, ये सारी चीज़ें जो इनमें फासले कम होने चाहिए, ये फासले कम होंगे तो मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा, इस्तेहकाम आएगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन उनकी जो दूसरी बात है उससे मैं माफ़ी चाहता हूँ, बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ। ये देखें, सियासतदान जो है वो एक दूसरे के साथ मुखालफत की बिना पे भी इस तरह से बात करते हैं कि जी वो नामज़द होके आए हैं और फलां है। देखें, नामज़द होने का जहाँ तक मामला है तो वो तो तमाम सियासी जमातें एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाती हैं। मुस्लिम लीग नून कहती है कि वो सिलेक्टेड थे, अब ये कह रहे हैं कि नून लीग जो है वो तय करके आई है और पीपल्स पार्टी जो है वो अपना रोना रो रही है। तो ये सियासतदान एक दूसरे के बारे में ये बात करते हैं, लेकिन ये इसका रिज़ल्ट जो है वो उसी वक्त होगा जब इलेक्शन होंगे और देखेंगे कि इलेक्शन में कौन सी जमात कामयाब होती है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जिस वक्त किसी जमात का को तासुर इस तरह से बन रहा हो, जैसे मैंने कल भी बात की थी, परसेप्शन इस तरह से बन रहा हो कि ये जमात जो है ये इस दफ़ा इलेक्शन में कामयाबी ले सकती है, तो देखें पंजाब बेसिक जो पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ हैं। अगर इसके मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में जो PTI है वो उस तरह से इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले सकती, लोग उसके इलेक्शन में नहीं आएंगे, तो उसका एज तो मुस्लिम लीग नून को मिलेगा। ठीक है, लेकिन चौधरी साहब को आज, यानी फवाद चौधरी साहब को आज एंटी करप्शन के भी हवाले कर दिया गया है। अब ये क्या मामला है, और फिर उसके बाद उन्होंने जो आज गुफ्तगू भी की है, क्या मैसेज देने की कोशिश की है उन्होंने, और क्या आपको लगता है कि उनका मैसेज कहीं सुना भी जाएगा? देखिए, जो तो एंटी करप्शन का मामला है वो तो सिर्फ इस बुनियाद पे है, या लगता है अपरेंटली ये है कि जो वॉक ओवर देने के लिए ताकि एक जमात को, जिसका सबको पता है कि उनको वॉक ओवर देने के लिए जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनको बिहाइंड द बार्स कर दिया जाए और उनको उस वक्त तक ना निकलने दिया जाए और इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए, यही स्ट्रेटजी नज़र आती है। और लेकिन इसके बावजूद भी है, आप मतलब इस बात की मुझे समझ में नहीं आती, एक जमात को जब आप एक जमात या कुछ अफराद को जो इलेक्शन में हिस्सा ही लेने ही नहीं दिया जा रहा, उनको जो है एक किसी किस्म की सियासी सरगर्मी करने ही नहीं दी जा रही, तो आप फिर कैसे कह सकते हैं कि एक जमात जो है वो इलेक्शन ना लड़ सके या उनके लोग ना आ सकें। हम सीधी बात ये है कि एक जमात के लोगों को और कुछ लोगों को जो कि इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, और उनको जेल के पीछे रखने का मकसद सिर्फ ये है कि उनके मुखालफिन को वॉक ओवर दिया जाए, ताकि एक मतलूबा अक्सरियत जो है, जो कि किसी सूरत भी पूरी होती हुई नजर नहीं आने उसको पूरा किया जाए। जहाँ तक ये बात है कि वो क्या मैसेज देना चाह रहे थे, वो तो फवाद चौधरी साहब जेल के अंदर से भी इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा। और वो अपना हक जो है वो पूरी तरह से लड़ेंगे या किसी जमात से लड़ेंगे। दूसरी बात ये, देखिए, ये बात जब वक्त आएगा वो बता दिया जाएगा। जहाँ तक दूसरी बात ये, देखिए, मियाँ साहब के बारे में ये आज बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं, ये दूसरे लोग भी कह रहे हैं, किसको नहीं पता है कि वो हर वक्त डील करके आते हैं। क्या माजी में उन्होंने डील कभी नहीं की? क्या माजी में उन्होंने कभी ये मामलात नहीं? IGI किसने बनाई थी? वाहिद एक वो इवेंट है जिसका सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला दिया हुआ है। बेनज़ीर भुट्टो के साथ, शहीद के साथ सारी उम्र जो है
वो क्या होता रहा, पीपल्स पार्टी के साथ क्या होता रहा? क्या ये पाकिस्तान की तारीख में मतलब भूल जाने वाले वाक़यात हैं? मियाँ साहब अभी सिलेक्शन के ज़रिए आना चाहते हैं, इलेक्शन के ज़रिए नहीं आना चाहते। अगर इलेक्शन के ज़रिए आना चाहते हैं तो फिर ज़रा आप एक हफ़्ते के लिए सबको आज़ाद करें और इलेक्शन लड़ने दें, फिर देखिएगा दूध का दूध और पानी का पानी होता है। देखिए कुछ हकायक हैं, उनसे हम नजरें नहीं चुरा सकते। नहीं, लेकिन वो हकायक जो हैं वो ज़बाने ज़दे आम है। चोई साहब ये हकायक हैं, लेकिन ये भी तो हकायक हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को भी 3 बार फिर उसी तरह निकाला भी गया, उनको भी सलाहों के पीछे किया गया, उन पर भी झूठे मुकदमात बनाए गए। तो ये सारे मामला जो है ये तो सबके साथ होते हैं। देखिए मियाँ साहब को जिन्होंने निकाला, मियाँ साहब उनके साथ तो उनका तो नाम भी नहीं लेते। और मियाँ साहब जहाँ पे जो सियासतदान एक दूसरे के गला काटते रहते हैं, ये अलमिया है इस मुल्क का कि जो असल जो ज़िम्मेदारान हैं आज तक उनकी तरफ तो कोई किसी ने उंगली नहीं की है या किसी ने इशारा नहीं किया है, और जो है एक दूसरे के वो गले काटते रहते हैं, जिससे एक जो पॉलिटिकल एक आप समझे लिम्ब है कंट्री का वो कमज़ोर होता है। अभी भी ये हो रहा है और अभी आगे भी ये होता रहा, पीछे भी ये होता रहा और शायद मुस्तकबिल में भी ये होता रहे। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। और इस वक्त हम देख सकते हैं कि जी ऐसी ही सूरत हाल जो है वो पीटीआई और इमरान खान साहब के साथ भी नज़र आती है। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी है, ये जो ठीक है मुकदमात हैं, आप ट्रायल करें, बिल्कुल अगर किसी ने गलत किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन चौधरी साहब अब ये जो जेल ट्रायल का मामला शुरू हो गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? अब इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा के तवस्सुत से हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन भी, इवन तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई भी जो है वो भी जेल के अंदर होने जा रही है। तो ये आपको लगता है कि इस पे कोई दाद रसी हो सकेगी? अब की बार लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। देखिए ये अनफॉर्चुनेटली मैं तो ये हमेशा से ये बड़ा बहुत छोटा सा केस है। यानी इलेक्शन कमीशन के वकार के तो बिल्कुल मुनाफी बात है कि आप ये कहें कि आपने मेरे खिलाफ कोई बात की है, लिहाजा मैं जेल में आके आपका ट्रायल करके आपको सजा दूंगा। देखिए बाज़ औक़ात आपको बहुत सारी चीज़ें दरगुजर करके आपको ऊपर उठना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन का काम इस वक्त साफ शफाफ इलेक्शन कराना है आइन और कानून के मुताबिक। उसकी बजाय अगर जेल ट्रायल होगा, जेल ट्रायल में आप जाके चार्ज फ्रेम करना चाह रहे हैं या ये मामला करना चाह रहे हैं, क्या ये इलेक्शन के बाद नहीं किया जा सकता? इलेक्शन कमीशन आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में कभी इलेक्शन कमीशन गया है किसी जेल में? और जेल ट्रायल जो है वो इस मुल्क में एक नया निज़ाम शुरू हो गया है कि आप जो है मुल्ज़मान को ओपन अदालतों में पेश नहीं करते। इस्लामाबाद में तो ये सूरत हाल होगी कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो हैं जिनके चालान जमा नहीं है उनको रिमांड तक के लिए पेश नहीं किया जाता। हालांकि पुलिस का रिकॉर्ड है कि वो 6-6 महीने चालान नहीं पेश करती। और यानी वो तमाम कैदी जो कि सज़ा याफ्ता भी नहीं है, जिनका ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ, और उनको जेल की अपना सहूलतों के अंदर आप डाल देते हैं और उनको अदालत में पेश भी नहीं किया जाता। अजीबो गरीब किस्म का एक रवाज शुरू हो गया है यहाँ पे, और इंसानी हकूक जो है और बुनियादी हकूक है वो तो नापैद हो गए। भले जेन्युइनली वो कसूरवार भी हों, बेशक जेन्युइनली सजा भी हो जाए, लेकिन फिर एक मुतनाज़ सा रहेगा वो सारा मामला कि जी शफाफ ट्रायल ही नहीं हुआ। तो आप समझते हैं कि ये बड़ा अननेसेसरी है कि जी जेल में ट्रायल हो, जो एक ड्यू प्रोसेस है उसको साथ देखिए। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जो एक ड्यू प्रोसेस है उस पर ही अमल होना चाहिए, लेकिन बात यह है कि कुछ मामलात में तो ये समझ में आती है कि जी अगर किसी का सिक्योरिटी का मसला है, किसी को बहुत जान का ख़तरा है, गुब्बारे मामलात हैं, तो आप उसका केस जेल ट्रायल कर लेते हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कि जी ये वजूहात हैं, इसलिए ये इस मामले में जेल ट्रायल होगा। लेकिन तमाम लोगों के जेल ट्रायल होना और इस तरह से होना ये अपने अंदर खुद कई सवालात उठाता है, कई सवालात को जन्म देता है। अब वो इमरान खान साहब की वजह से शाह महमूद कुरैशी का भी हो रहा है, अब मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब का भी शुरू हो जाएगा। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि इस तरह से फिर सवालात मजीद उठेंगे, कई सवालात नए आएंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि जो भी मुतलका इदारे हैं, मुतलका लोग हैं, वो इस बारे में जो इबहाम है उसको दूर करें और ताकि उसके मुताबिक और लोग उनकी तरफ उंगलियां ना उठाएं। देखें जब सवाल उठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो फिर उनकी तरफ उंगलियां जाती हैं जो इस सारे मामले में जिम्मेदार होते हैं। लिहाजा ये ज़रूरी है कि इन मामलात को फहमो खान साहब जेल ट्रायल जो है वो जनरल रूल बना दिया गया है, जैसे आपने कहा एक्सेप्शन होनी चाहिए। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ चौधरी साहब कि जो मामलात हैं उसमें उसके मुताबिक कि अगर वाकई ही
कोई दहशतगर्दी के, जिस तरह याद है आपको पहले भी जेल ट्रायल होते रहे हैं, वो जो दहशतगर्द होते थे जिनके या कोई अगर किसी को जान को खतरा है किसी, लेकिन यहाँ पर तो सूरत हाल है ना, एहतसाब अदालत ने भी इधर ही आना है, इलेक्शन कमीशन ने भी इधर ही आना है, सेशन कोर्ट के जज भी इधर आ रहे हैं, स्पेशल कोर्ट के जज भी इधर ही आ रहे हैं, और आगे पता नहीं मुझे आना पड़ जाए। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, वापस आकर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहेगी नाज़रीन। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और जो फौजी अदालतों का मामला था जिसमें सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल्स नहीं हो सकता, इसके खिलाफ जो फैसला आया था उसके ऊपर अपील समाअत के लिए अब मुकर्रर हो चुकी है। बेंच भी सामने आ चुका है, 6 रुकनी बेंच है जो इसकी समाअत करेगा, और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इस बेंच का हिस्सा नहीं है। चौधरी साहब, काफ़ी लोग इस पर बात कर रहे हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुकदमा था और फिर चूंकि एक फैसला ऑलरेडी आ चुका है उसके ऊपर अपील है, तो चीफ जस्टिस साहब को इसका हिस्सा होना चाहिए था। लेकिन आपको लग रहा है कि इस अपील में रिवर्स हो सकता है फैसला? देखिए, वो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बुनियादी बात यह है समीना कि पूरी दुनिया में एक जनरल रूल है, सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं किया जाता। बहुत ही एक्सेप्शनल सूरत हाल होती है जहाँ पे जो है वो आप ये ट्राई करते हैं, और उसमें भी अगर फौजी अफसरान के साथ मिल के जो कुछ सिविलियंस इन्वॉल्व हों तो उनको जो है ट्रायल किया जाता है। ये बुनियादी तौर पे सिविल राइट्स जो हैं, देखिए 20वीं सदी का जो सबसे बड़ा तोहफा दुनिया को मॉडर्न वर्ल्ड को दिया गया था, मार्टिन लूथर किंग जैसे लोग, जूनियर जैसे लोग जो हैं, आई हैव अ ड्रीम जिसकी स्पीच है, जिन लोगों ने नहीं सुनी, जिन बच्चों ने, वो लाजमी यूट्यूब पे जाके आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच सुने मार्टिन लूथर किंग जूनियर की ब्लैक्स राइट्स के ऊपर। उन जो 20वीं सदी है वो सदी राइट्स को इस्टेब्लिश करने की सदी, सिविल लिबर्टीज़ को जो है वो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया पूरी दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में, यूके में, फिर एशिया में। तो इस चीज़ को जो 21वीं इस सदी बुनियादी उसूल ये कह रहा है आपके नज़दीक, वक्त कम है हमारे पास, कर्टेल नहीं होना चाहिए। ठीक, लेकिन मैं इसको आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने काजी फायज ईसा साहब ने, मैं एक ज़रा फैक्ट को स्टेट करता जाऊँ समीना अलाउ मी, काजी फायज ईसा साहब ने और जवाद ख्वाजा साहब ने 21वीं तरमीम जिसके तहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल का फौजी जो है अदालतों में ट्रायल का करार दिया था, उसको क्वाश किया था। यानी आम सानवी लेजिस्लेशन नहीं, आईनी तरमीम को क्वाश कर दिया था। तो ये तो फुल बेंच का केस था, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को इसमें बैठ के अपनी राय देनी चाहिए। ये कोई इतना ऑर्डिनरी केस नहीं है कि जिसको आप कहें कि मैं नहीं सुनना चाहता या ऐसी बात। बाज़ औक़ात ये जजेस के ऊपर फ़र्ज़ है कि कुछ हमारी ऐसे राइट्स हैं जिनके ऊपर वो बैठ के सुने और अपनी राय दें। वो मुखालिफ राय दे सकते हैं, वो कह सकते हैं कि सिविलियंस को ट्राई होना चाहिए, लेकिन उस केस का फुल कोर्ट को ना सुनना जो है, मैं समझता हूँ ये अफसोसनाक है। लेकिन यहाँ पर इमरान साहब, चलिए आप कर ले इस पे। लेकिन समीना देखें, बात ये है कि जो राइट्स हैं उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, और मैं समझता हूँ कि सबको राइट्स हासिल होने चाहिए। लेकिन सिविलियन राइट्स का हर सूरत ये मतलब भी नहीं है कि मादर पिदर आज़ादी हो, और राइट्स का मतलब ये है कि आपके सारे राइट्स हैं, दूसरों के कोई राइट्स नहीं है, आप दूसरों के नहीं। तो ये तो कोई नहीं कह रहा आज़ादी मादर पिदर हो जाए, आप उनका उधर ट्रायल करें ना सिविलियन कोर्ट्स में, ये असल इशू है। ये थोड़ी कोई कह रहा है कि सबको आज़ाद कर दे मेरा। लेकिन इस पे सवाल ये भी, चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, 20वीं सदी जो है वो राइट्स की सदी है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं गजा में जंग बंदी की करारदाद को खुद अमेरिका ने वीटो कर दिया है, जिसकी वजह से इस पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। 17,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, 8,000 के करीब बच्चे। अमेरिका को और क्या चाहिए इस बात के सबूत के लिए कि अब अभी जंगबंदी नहीं उसको चाहिए? समीना, ये वही बात है जो हम अभी ब्रेक में बात कर रहे थे। देखिए, सारे 8,000 बच्चा अगर या 8,000 बच्चा शहीद हो जाए और 17,000-18,000 अगर तकरीबन लोग वैसे शहीद हो जाएं और अमेरिका उसको वीटो कर दे, जो पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ का चैंपियन खून बहाना है। हाँ जी, तो और बरतानिया उस पर वोट ही ना करे। देखें, तो एक तरह से वोट ना करना जो है वो भी एक तरह से उसकी मदद ही है। हाँ जी, उसकी
अब मुझे आप ये बताएं कि जो जमहूरियत के बानी हैं, जो जमहूरियत तो चैंपियन बनते हैं लिबर्टीज के जी, इंसानी हुकूक के चैंपियन बनते हैं, इन ममालिक को बेनकाब कर दिया इसने। अब ये मामला है और इस पे मैं समझता हूँ कि शायद अवाम जो हैं वो उनके इस हक में हैं, वो तो निकल रहे हैं। देखिए उन मुल्कों में अवाम ने लाखों लोग निकले हैं, लेकिन हुकूमतें इतनी जो है ना वो गर्ज हैं और बेहिस्स हैं कि उन पे असर ही नहीं हो रहा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, यहीं पर प्रोग्राम को आते हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।